चलो करो। अभी भी तो रेस्ट करने को बोला है। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं सर। सर KNN हो गया अपना, पूरा हो गया क्या ये? नहीं अभी नहीं हुआ है। मैं वो हमको देख रहा रिवाइज हूँ करना कि रह हम गया। लोगों ने। सर कल ऑफ रहेगा क्या? नहीं, कल एक दिन हो तो गया ऑफ यार। बात करते करते ही कल कट गया। सर बहुत मजा आया, ऐसा नहीं है। अरे ना, अभी गौरव सर नहीं आए। वो नहीं आएंगे, वो ट्रैवल कर रहे हैं आज। ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यस सबसे सर। पहली चीज़, एक पिछली बार हम लोगों ने स्केलिंग पढ़ी थी। तो स्केलिंग पढ़ने में हम लोगों ने एक चीज़ ट्राई करी थी कि हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन लगाया था स्केलिंग के साथ। ठीक है, तो वो क्या रहा था कि जैसे एक विदाउट स्केलिंग लगाया हमने और एक लगाया विद स्केलिंग। तो लीनियर रिग्रेशन में दोनों में सेम आ रहा था मेरा क्या, आर स्क्वायर और आर एम एस सी। ठीक है, तो उस टाइम में थोड़ा परेशान हो गया था कि क्यों सेम आ रहा है, तो सर रीज़न अब उसका मैंने। ये CTRL प्लस दबाना उसको। सी टी आर एल किसको? CTRL प्लस। किसको दबाऊँ मैं? कीबोर्ड पे सर, कीबोर्ड पे दबाना है। बताओ। नहीं हुआ। कुछ नहीं हो रहा ना। सर जूम नहीं हो रहा अपना। यार मैं तो बहुत ही छोट, मतलब बड़े में वैसे ही दिखा रहा हूँ। सर क्या, थोड़ा मैं दूर बैठ जाऊं तो मेरे को सही से दिखेगा, अगर आप थोड़ा सा सर बड़ा कर दोगे। नहीं हो रहा है बड़ा, ये वैसे ही 150% पर। मतलब मैंने एक तो अपने कंप्यूटर के लिए बड़ा कर रखा है, बड़ी स्क्रीन है। आइडियली ये रहता है इतना अराउंड, मैंने उतना कर रखा है, उससे ऊपर नहीं क्या जाएगा। ठीक है सर, थोड़ा सा, हाँ बस 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 सर। नहीं था। तो लीनियर रिग्रेशन पर स्केलिंग लगाओ चाहे ना लगाओ तो हमारा आर एम स्क्वायर और क्या हो गया, लीनियर रिग्रेशन पर स्केलिंग लगाओ चाहे ना लगाओ हमारा आर एम स्क्वायर, आर स्क्वायर्ड वैल्यू और आर एम एस सी वैल्यू सेम आ रही थी, जबकि हमारे कोएफिशिएंट्स चेंज हो गए थे और हमारे कोएफिशिएंट भी चेंज हो गए थे और हमारी जो एक्स, मतलब कि ट्रेनिंग डेटा सेट की वैल्यू थी वो भी चेंज हो गई थी। तो उसका रीज़न क्या था? तो उसका रीज़न बहुत ही सिंपल सा है कि अगर मैं अपने आर एम एस सी की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है y माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। आगे पीछे कुछ हो जाता है तो वो चीज़ कांस्टेंट रहती है। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ओरिजिनल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू, इसका हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो ओरिजिनल वैल्यू में भी जो हमारी प्राइस थी घर की उसको मैंने स्केलिंग नहीं करी थी, और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू में भी प्राइस थी उसकी स्केलिंग नहीं हुई थी, तो ये वैल्यू सेम आई थी। तो जब सेम आई थी तो आरएमएससी क्यों चेंज हो जाएगा? तो नहीं चेंज होना चाहिए, तो इसलिए नहीं चेंज होगा। और सेम कॉन्सेप्ट जाता है हमारा आर स्क्वायर्ड पर भी, कि आर स्क्वायर्ड भी आपका नहीं चेंज होगा, क्योंकि हम मतलब कि हमारी एल्गोरिथम कुछ नया नहीं कर रही है, वही चीज़ें कर रही है, कोई डिस्टेंस नहीं निकाल रही है बेसिकली। तो फिर एक बात निकल आती है कि स्केलिंग से कहाँ कहाँ फ़र्क पड़ता है। तो स्केलिंग से जहाँ पर भी आपको कोई डिस्टेंस मेट्रिक लगेगी वहाँ पर फ़र्क पड़ेगा। तो अगर अभी आप लोग आगे पढ़ोगे तो एक पीसी एल्गोरिथम होती है अनसुपरवाइज लर्निंग में, तो वहाँ पर स्केलिंग से फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये एल्गोरिथम जिनका मतलब कि गैप्स ज़्यादा होता है, जैसे स्क्वायर फुट में आपका 2000 स्क्वायर फुट से लेकर 2 लाख स्क्वायर फुट तक हो सकता है, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। तो पीसीए में स्केलिंग लगानी चाहिए, के एन एन में लगानी चाहिए। ठीक है,
एक आप आगे पढ़ोगे SVM, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स एल्गोरिथम, उसमें लगानी चाहिए। और रिग्रेशन में लैसो और रिज रिग्रेशन, इनमें हम लोग लगाएंगे। तो ये लीनियर रिग्रेशन के ही मॉडिफाइड रूप हैं, जिससे कि हमारे कोएफिशिएंट ज़्यादा बड़े या छोटे ना हो, ठीक है। तो इसलिए मतलब बेसिकली ये चार, या फिर कहीं और पर जहाँ पर भी आपको कोई डिस्टेंस निकालनी होगी तो वहाँ पर स्केलिंग से अंतर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो लीनियर रिग्रेशन में RMSE और R² ये वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी, तो इसीलिए उस दिन हमारी वैल्यूज़ चेंज नहीं हुई थी, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे एक बात और है कि अभी हम लोगों ने एक काम किया नहीं है, बट ये वाली बात मैंने बहुत बार करी है कि अगर आपके पास कोई मिसिंग वैल्यूज़ हैं आपके डेटा सेट में, तो आपको क्या करना है, उन मिसिंग वैल्यूज़ को या तो फिल करना है या फिर उन रोज को हटा देना है। हाँ, तो इसको हम लोग तो कहते हैं बेटर क्या है? कंप्यूटिंग। जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपका रिजल्ट अच्छा हो। इस सर प्रोसेस हटाना को ज्यादा सही है। नहीं हटाना, कई बार जरूरी नहीं है कि आपके पास डेटा इतना कम है, वही डेटा हटा दोगे तो क्या कर पाओगे, सर कहीं जैसे नहीं रहेगा हेलो उसमें। हाँ हेलो जैसे सर हम हमारे पास एक डेटा सेट है, मान लेते हैं उसका क्या बोलते हैं, प्रिडिक्शन कर रहा है वो सैलरी का, मतलब एज हाँ के थ्रू। तो हम उसमें मतलब एवरेज वैल्यू के थ्रू, अगर कोई वैल्यू नन है तो हम उसके थ्रू हम उसका एवरेज निकाल के उसमें वो वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, या मीन हाँ कर मीडियन सकते, लगा के। हाँ कर तो सकते हैं। हटाने का कोई रोल ही नहीं है ना इसमें तो। नहीं नहीं, है रोल है, कई बार है। जैसे मान लो आपके पास 10,000 रोज का डेटा सेट हो, ठीक है, उसमें आपके पास 50 रोज ऐसी हो जो जिनमें डेटा मिसिंग हो, तो ये ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप 50 रोज को हटा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 0.05%, ठीक है। लेकिन अब अगर आपके पास 1,000 रोज ही हैं और उसमें आपकी 300 रोज आपकी डेटा जिसमें मिसिंग है, तब आप यहाँ रिमूव करोगे तो आपका डेटा 70% ही बचा, अगर आपने 300 को हटा दिया, मतलब कि आप 30% डेटा हटा रहे हो। तो यहां पर हम ट्राई करेंगे कि किसी तरह उन रोज को सेव कर पाए। तो कोई आइडियल आंसर नहीं है, सब डिपेंड करता है ऑन द कंडीशन कि आपकी कंडीशन कैसी है, आपके पास डेटा कैसा है। आपके पास 1,00,000 रोज हो, आराम से 1,000 रोज हटाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपके पास डेटा ही बहुत कम है, उसमें फिर आप आधा डेटा और हटा दोगे तो फिर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, फिर आपके पास ट्रेनिंग करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। आपके पास ट्रेनिंग करने के लिए यही कुछ नहीं बचेगा, तो आप क्या कर पाओगे फिर। तो डिपेंड करता है कि, तो दोनों प्रोसेस वैलिड भी हैं, दोनों प्रोसेस काम भी आती हैं, डिपेंड करता है आप कहाँ पर कौन सी प्रोसेस यूज़ करोगे, ठीक है। और ये चीज़ आएगी खाली डेटा से ही, मतलब जब आप प्रोजेक्ट्स करोगे या फिर जो भी काम करोगे ये। तो मैं कहता कि इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्यूटिंग। ये टर्म अगर सुनो आज के बाद तो इम्प्यूटिंग कहते हैं इस प्रोसेस को, मतलब, ठीक है। तो हाँ, बताना मैं ये चाह रहा था कि जो स्टैंडर्डाइजेशन या स्केलिंग हम लोग कर रहे हैं ना, तो स्केलिंग दिस शुड बी डन आफ्टर इम्प्यूटिंग। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करेंगे, उसके बाद हम स्टैंडर्डाइजेशन और स्केलिंग करेंगे, हम उल्टा नहीं करेंगे। क्योंकि आपने स्टैंडर्डाइजेशन स्केलिंग करी, बाद में आपने फिल किया उन वैल्यूज को या फिर उन रोज को रिमूव किया, तो आपका डेटा चेंज हो जाएगा, तो आपकी स्केलिंग के पैरामीटर भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो ना। तो इसीलिए पहले मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करो, फिर स्टैंडर्डाइजेशन स्केलिंग करो, और तीसरे स्टेप पे अपने मॉडल को फिट करो। तो दिस शुड बी डन आफ्टर इम्प्यूटिंग, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या बात करें, दिमाग में था मेरे, ओके चलो ठीक है। KNN की बात करते हैं। ओके, अच्छा, KNN अब क्या है कि KNN इतनी सिंपल एल्गोरिथम है, ठीक है, मतलब इतनी सिंपल एल्गोरिथम है, समझ में भी आती है, काम भी करती है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है वर्ल्ड में। मतलब ये पढ़ाने के लिए यूज़ होती है, बट
प्रोडक्शन में यूज नहीं होती है। तो इसके कुछ रीजन है। उसके रीजन क्या है कि इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये आ रहा है आपका एल्गोरिथम से कि इस एल्गोरिथम को रन करने में कितना टाइम लगेगा और कितना स्पेस लगेगा। और टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, जब n हमारा एज नंबर ऑफ पॉइंट्स इंक्रीज तो हमारा एल्गोरिथम में कितने ऑपरेशंस बढ़ते जाएंगे। तो ये कैसे होता है? तो अगर हम केनन एल्गोरिथम की बात करें तो मान लो कि मेरे पास 100 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 100, और मेरे पास हर पॉइंट पे मतलब कि हर रो पर मेरे पास 4 कॉलम्स हैं। 100 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो केनन क्या करता है? केनन में अगर आपके पास कोई भी न्यू पॉइंट आया, राइट, कोई भी न्यू पॉइंट आया तो वो क्या करेगा, वो 100 पॉइंट से आपके पास जो 100 रोज ऑफ डेटा है इनसे ये डिस्टेंस निकालेगा। तो 100 से तो डिस्टेंस निकालेगा, पर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि हम लोगों ने देखा है कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पर 4 हैं तो z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, और एक और आप जोड़ लो w1 माइनस w2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 कॉलम्स है मेरे पास ना। तो 4 कॉलम्स, एक x1 हो गया, एक y1 हो गया, एक x हो गया, एक y हो गया, एक z हो गया, एक w हो गया। तो चारों कॉलम से मुझे डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, और कितनी रोज हैं? 100 रोज से। तो ये वाला 100 इंटू 4, अगर कोई भी पॉइंट आएगा तो मुझे इतनी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, ठीक है। इतनी कैलकुलेशंस करने के बाद मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके बाद मैं उसमें से टॉप के चूज कर लूंगा जिनके ऊपर मुझे काम करना है। टॉप को चूज करने के बाद उनका मैं उनका जो भी मतलब कि या तो मैं एवरेज ले लूंगा अगर मैं रिग्रेशन कर रहा हूं तो, या फिर मैं उनका मेजॉरिटी क्लास ले लूंगा, जो भी क्लास के वो लोग हैं, स्क्वायर हैं, सर्किल हैं, रेक्टेंगल हैं, क्या है, ठीक है। तो मुझे पहले कैलकुलेट करो, फिर सॉल्व करो, फिर टॉप के लो, और उसके बाद एवरेज और मेजॉरिटी करो। अब टॉप के और एवरेज और मेजॉरिटी को आप मान लो कि चलो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, आपके पास ये कह रहे हो आपको शुरुआत के 3 एलिमेंट्स चूज करने, आपने कोलन लगा के 3 करके ले लिया, ठीक है। एवरेज मेजॉरिटी भी आपने उतना टाइम नहीं लगा, ठीक है। लेकिन ये 100 इंटू 4 मतलब जितनी रोज हैं और जितने कॉलम्स हैं इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? बट कैपिटल ऑफ O ऑफ n इंटू डी। n क्या है मेरे पास? नंबर ऑफ पॉइंट्स या नंबर ऑफ रोज, और d क्या है मेरे पास? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अब अगर कोई भी पॉइंट आएगा तो उसके लिए मुझे नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, इतनी नंबर और इतनी टाइम्स ऑफ कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि तरीका यही है केनन निकालने का। तो होगा क्या? मान लीजिए आप अगर अभी अमेजन पर है, ठीक है, अमेजन पे आपके पास कहते हैं कि 10 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं। 10 मिलियन इक्वल टू हो गया 1 करोड़, ठीक है। मैंने अपनी कंपनी खोली, मेरा एक नया प्रोडक्ट लेकर आया, ठीक है। अब मुझे क्लासिफाई करना है कि इसकी कैटेगरी क्या होगी। तो मैं गया अमेजन पे, जैसे ही मैंने डाला अब इसे, और हर प्रोडक्ट की कम से कम 25 से 40 फील्ड्स हैं। अगर आप अमेजन कभी खोलोगे तो आप उसको दिखेगा कि यहाँ की ब्रांड क्या है, टाइप क्या है, वारंटी क्या है, प्राइस क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, डिस्काउंट क्या है। तो इस तरह करके मतलब 25, मान लो कि आपके पास 25 कॉलम्स हैं हर प्रोडक्ट के, ठीक है। 25 कॉलम्स हैं, 1 करोड़ प्रोडक्ट्स हैं। अब आपके पास एक नया पॉइंट आया तो आपको कितने ऑपरेशंस करने पड़ेंगे? मिनिमम। तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपके हो जाएंगे 1 करोड़ इंटू 25। इससे आपको एक एरे मिलेगा जिसको आप सॉर्ट करोगे, सॉर्ट करने के बाद उसके टॉप लोगे और फिर आप उसकी कैटेगरी चूज करोगे। तो ये हो गया 25 करोड़ ऑपरेशंस।
तो क्या हुआ, तो केएनएन में आपको बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। जितने आपके पास ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स हैं, जितने भी आपके पास ट्रेनिंग डेटा में रोज इनटू कॉलम्स हैं, उतने ऑपरेशंस आपको करने पड़ेंगे अपनी कैटेगरी निकालने के लिए, या फिर अपनी कोई भी क्लास है उसको निकालने के लिए। ठीक है, और इतना तो आपको टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, और अगर आप मान के चलो कि कितने ऑपरेशंस आप कर सकते हो, अगर आप 1,00,000 ऑपरेशंस भी कर सकते हो, ठीक है, 1,00,000 ऑपरेशंस 1 सेकेंड में कर सकते हो, तो यहाँ पर 25 करोड़ है, तो 2500 सेकेंड। ठीक है, इसको मैं कर लूँ तो 60 से 40 आवर्स। एक प्रोडक्ट की कैटेगरी निकालने में मुझे 40 घंटे लग जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टाइम है, मुझे तो सेकंडों में चाहिए, सेकंडों में नहीं, मुझे तो मिली सेकंड में चाहिए। ठीक है, 2-3 मिली सेकंड लग जाए काफ़ी है, 10 से ज़्यादा ना हो। यहाँ पर मैं 40 घंटे लेगा मेरा केएनएन। तो क्या करता है केएनएन, टाइम बहुत लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छा, यह तो हमने प्रूफ कर दिया कि टाइम कंज्यूमिंग है। अब हम ये भी बोल सकते हैं कि स्पेस कंज्यूमिंग भी है। क्यों? क्योंकि जब भी आपके पास नया पॉइंट आएगा तो उसको सारे से कंपेयर करना है, तो जितना भी ट्रेनिंग डेटा है वो सारा आपको सेव करके रखना पड़ेगा। क्योंकि जब रखोगे तभी तो उससे कंपेयर कर पाओगे, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे। तो फिर से मेरे पास अगर 25 करोड़, मतलब कि ये आपका हो गया 1 करोड़ डेटा, 1 करोड़ प्रोडक्ट्स और 25 कॉलम्स। ठीक है, और मैं मान के चलता हूं, चलो एक कॉलम में मैक्सिमम मेरा मिनिमम 1 बाइट का डेटा है, 1 बाइट नहीं करता हूं, 20 बाइट का डेटा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 25 करोड़ बाइट्स इंटू 20, ये हो गया, करोड़ के बाद क्या आता है, 200 अरब बाइट्स का डेटा हो गया। अब इसको डिवाइड करके देख लेना कितना आ जाएगा, जीबी, एमबी, टीबी, जितना आ जाएगा। तो इतना डेटा आपको सेव करके रखना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए, क्योंकि अगर आप सेव नहीं कर पाओगे तो फिर आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए केएनएन हमारी टाइम स्पेस कंज्यूमिंग भी है, कि उसे स्पेस भी चाहिए, उसे टाइम भी चाहिए, और इसीलिए इसका ज़्यादा प्रोडक्शन में यूज़ नहीं होता है। इसके 2-3 वर्जन आते हैं। जैसे एक आता है LSH करके होता है, लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग। ठीक है, लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग, ये इसको फास्ट करता है। ठीक है, बट इन कंपैरिजन टू अलग ऑपरेशन, अलग एल्गोरिथम, जैसे SVM हो गई, ठीक है, आपकी लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गई, और तो ये सब ट्रेनिंग में ज़्यादा टाइम लेंगी। ठीक है ना, ट्रेनिंग टाइम कंज्यूमिंग होंगी, बट टेस्टिंग में सुपर फास्ट। 2 ऑपरेशन किया आंसर आ गया, 2 ऑपरेशन किया आंसर आ गया, 2 ऑपरेशन किया आंसर आ गया। आपके पास 1 करोड़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे 2 या 3 ऑपरेशन ही करने पड़ेंगे। तो इसीलिए केएनएन का यूज जो होता है वो बेसिकली बस टीचिंग के लिए होता है, और प्रोडक्शन में बहुत कम होता है, क्योंकि ये इसकी प्रॉब्लम्स हैं कि ये टाइम बहुत ज़्यादा खाती है और ये स्पेस बहुत ज़्यादा खाती है। ठीक है, जो हमारे पास दोनों की कमी रहती है। तो इसीलिए केएनएन इज गुड फॉर टीचिंग बट नॉट गुड फॉर वर्किंग। केएनएन को अगर नेटफ्लिक्स ने यूज किया होता तो धज्जियां उड़ जाती हैं पूरी। तो वो करेंगे ही नहीं ना, वही चीज़ है, तो करेंगे नहीं ना। अच्छा, चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग की। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, बट हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, पेन ले लेता हूँ।
मेरे पास हैं पॉइंट्स। एक सेकंड बस वेट करना। ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी मान लो कि हम लोग लगाते हैं KNN ही लगाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग लगाते हैं KNN। क्या हो गया इसको? सर हाँ, अगर कोई हमसे पूछे कि सबसे ज्यादा एल्गो कौन सी यूज की जाती है, तो हमारा आंसर ये होगा ना, इट डिपेंड्स। नहीं हो तो सबसे ज्यादा तो एक ही है। सर कौन सी फिर? मतलब डेटा कैसा है? अगर डेटा हाँ छोटा है तो फिर आपकी लीनियर सर रिग्रेशन है। ठीक है, लीनियर है। नेटफ्लिक्स टाइप का है तो नेटफ्लिक्स टाइप का है तो मतलब देखो, लीनियर मॉडल सबसे ज़्यादा काम करते हैं, बट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपका ये अभी न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ हो रहा है हर जगह। न्यूरल। हाँ, और सर लॉजिस्टिक? लॉजिस्टिक वही कह रहा हूँ ना, वो तो लीनियर हो गया ना, या तो लीनियर है या फिर न्यूरल है। मतलब नेटफ्लिक्स ने अपना डेटा मतलब कहीं वेबसाइट पर डाला नहीं होगा ना काम करने के नहीं, लिए, क्या नहीं, लेवल? नहीं, कैगल पर उसका डेटा है, एक नेटफ्लिक्स चैलेंज करके है, बट हाँ है उसका एक, मैंने यूज किया है। हाँ, बट वो मतलब पुराना हो गया अभी तो काफ़ी। बट ठीक है, जो है वही बढ़िया। अरे मेरी पेन क्यों नहीं पकड़ रहा है? ठीक है। हेलो सर। हाँ, सर जब क्लास सर खत्म हो जाए तो सर 10 मिनट, थोड़ा सर 5 मिनट सर थोड़ा एक गाइड कर देना, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, ओके, ठीक है। चलो, तो ये है ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग। तो अभी हम लोग सीरियसली क्या हो गया इसको? सर दोबारा से ज्वाइन कर लें क्या? नहीं, हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर KNN लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो है मेरा k इक्वल्स टू 1। ठीक है, और यहाँ पर है मेरा k इक्वल्स टू 3। ओके, तो असल में बेसिकली हम लोग बात करते हैं डिसीजन बाउंड्री की। डिसीजन बाउंड्री क्या होती है? एक लाइन होती है जिसके इस एक तरफ, हाँ, जैसे ये लाइन हो गई, तो इसके एक तरफ एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर मेरे क्रॉसेस हैं, और दूसरी तरफ दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। तो जब हम लोग फिर नया पॉइंट लाते हैं तो हम चेक करते हैं कि वो लाइन के इधर लाई कर रहा है कि लाइन के इधर लाई कर रहा है। अगर लाइन के इधर लाई कर रहा है तो वो क्रॉस हो गया, और लाइन के इधर लाइन हो गया तो वो सर्किल हो गया। मतलब बेसिकली जितनी भी आपकी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम होती है वो इस कॉन्सेप्ट पे काम करती है कि हम लोग एक बाउंड्री बना लेते हैं। ठीक है, और बाउंड्री के इस तरफ इंडिया, उस तरफ पाकिस्तान। तो केनन में भी हम लोग डिसीजन बाउंड्री ही बनाते हैं। बस वो बाउंड्री हमें दिखती नहीं है क्योंकि हम लोग अभी खाली मैथ्स लगा रहे थे कि हाँ एवरेज ले लो या फिर जो भी मेजॉरिटी है, जैसे जो टॉप 3 में अगर हम लोग 3NN लगा रहे हैं तो जो तो 3 में से जिनकी भी मेजॉरिटी होगी वो क्लास हम ले लेंगे। तो जब k इक्वल टू 1 लगाते हैं तब क्या होता है? जब k इक्वल टू 1 लगाते हैं तब क्या होता है कि तब वो, याद करो कि हम लोग की 100% एक्यूरेसी आ रही थी। तो वो क्यों आ रही थी? क्योंकि फिर वो बाकी सबको समझता है कि बाकी सब गधे हैं, मेरा जो क्लास है वही मेरी क्लास है। तो इसमें डिसीजन बाउंड्री बनती है ऐसी। ये बाउंड्री की एक तरफ इंडिया, एक तरफ पाकिस्तान।
जब k इक्वल टू 3 लगा रहे हैं हम लोग, तो उसने कुछ एवरेज करके भी लिया। तो उसने क्या बनाई, तो उसने डिसीजन बाउंड्री बना दी मेरी ऐसे। मान लो, मतलब ये अजम्पशन है कि एक डिसीजन बाउंड्री इसने ये बनाई है, एक डिसीजन बाउंड्री इसने ये बनाई है, ठीक है। तो इसी बाउंड्री को देख के ही हमारा ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग आ जाता है। अच्छा, एक केस और होगा, एक केस मैं लेता हूं, जैसे मैं है k इक्वल्स टू, मान लो कि n क्या है, जितनी मेरे पास नंबर ऑफ रोज है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? कि चलो मान लो मेरे पास जैसे ये पॉइंट्स हैं, तो ये क्रॉसेज हैं, ठीक है, और यहां पर मेरे पास 3 सर्किल हैं, तो ये हो गए 3 2 5 3 8 3 11। तो अभी मेरा k इक्वल्स टू 11 चल रहा है, मेरे पास कोई नया पॉइंट आया, तो ये मेरा क्रॉस बनेगा कि सर्किल बनेगा? नया पॉइंट कहाँ पे है सर? यही है, कहीं पर भी हो, ये वाइट, कहीं पर भी हो, बट अभी चलो यहां पर है वाइट वाइट वाला। वो बीच में ना, क्रॉस और वो सर्किल के हाँ बीच में। हाँ, तो k इक्वल टू 11 है, ये ध्यान रखना। इक्वल्स टू, तो सर जो मैक्सिमम रिजल्ट आएगा वही होगा तो क्या होगा मतलब? सर? वो तो रिजल्ट पे डिपेंड करेगा ना। नहीं तो रिजल्ट तो यही है ना, मेरे पास कह रहा हूँ, ये मेरे पास डेटा है, मेरे पास 11 पॉइंट्स हैं, इसमें 8 क्रॉसेज हैं और 3 सर्किल्स हैं। अब बताओ ये सर्किल होगा कि क्रॉस होगा? मेरे को तो सर्किल लग रहा है। अच्छा, सर मैं समझ नहीं पा रहा। यार केनन पे अभी तो ऐसा ना करो। नहीं, मेरे मतलब ये नहीं समझ पा रहा कि सर्किल बोलूं या क्रॉस बोलूं, क्योंकि वो 11 है। हाँ, अरे ये कैसे जाएगा ये? अच्छा ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, वैसे समझ में आ जाना चाहिए था। k इक्वल टू 11 है, तो ये क्या करेगा, ये सबसे डिस्टेंस निकालेगा, ठीक है, सारे पॉइंट से ये डिस्टेंस निकालेगा। यस सर। जब सारे से निकालेगा, उसके बाद टॉप कितने चूज करेगा? टॉप, टॉप चूज 11। करेगा जिनसे पास होगा। हाँ, अरे यार k जितना है उतने टॉप चूज करेगा ना, वही जिनसे तो पास 11 होगा वो करेगा क्यों ना। चूज करेगा? मैंने k दे दिया ना कि k 11 है। KNN में जब k, जो टॉप उतने ही चूज करता है जितने k की वैल्यू होती है ना। यार अभी ऐसा तो ना करो प्लीज। 11 चूज करेगा, टॉप 11। यस सर। जब 11 ही पॉइंट हैं, 11 ही टॉप से चूज करने हैं, इसने सबसे डिस्टेंस निकाली, मान लो कुछ भी डिस्टेंस निकाली इसने, मान लो इसकी x से, पहले इसने x से डिस्टेंस निकाली, तो x से मेरे पास कितने 8 है, ठीक है। तो x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8, इससे मान लो इसकी डिस्टेंस आ गई 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000, ठीक है। और सर्किल है मेरे पास, तो हो गया O1 O2 O3, 3 है, इनसे डिस्टेंस आ गई 50 60 70। तो O के बहुत पास है, क्रॉस से बहुत दूर है, दिख रहा है मेरे को, लेकिन मुझे टॉप कितने चूज करने हैं? 11। टॉप 11 मतलब मुझे सारे चूज करने हैं। जब मुझे सारे ही चूज करने हैं, तो सारों में मेजॉरिटी किसकी है? एक्स की। एक्स की है, तो आखिरी में तो मेजॉरिटी चूज करेगा ना वो। तो जब आपका k इक्वल टू n हो जाएगा, मतलब जितनी रोज हैं उतना ही आपका k की वैल्यू हो जाएगी, तब उसे फर्क नहीं पड़ता है कि पॉइंट कहां पर लाई करेगा। ओके ओके।
जो भी मेजॉरिटी होगी पूरे डेटा सेट में वही बार बार नया पॉइंट वही बार बार आएगा। ठीक है सर। चाहे वो ओ के ऊपर ही लाई कर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि उसे तो मेजॉरिटी देखनी है, मेजॉरिटी के लिए सारे वो लिख रहा है। तो k इक्वल टू n में मेरी डिसीजन बाउंड्री कुछ बनेगी नहीं, ये क्या कर देगा, ऑलवेज गिव आउटपुट एज मेजॉरिटी क्लास। ओके सर। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। ओके, टाइम है मेरे पास। तो अब देखो ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग होती क्या है। ओवरफिटिंग का मतलब क्या होता है, ये हमेशा होगी मेरी, पहली चीज है कि ये हमेशा होगी मेरी ट्रेनिंग डेटा पर। क्यों? क्योंकि जब हम ट्रेनिंग कराते हैं तभी हम अपना डेटा उसे पास करते हैं और वो उसी से लेकर सीखती है। हमारी कोई भी एल्गोरिथम है वो हमारी ट्रेनिंग डेटा से ही सीखती है। तो अब एल्गोरिथम मेरी 3 काम कर सकती है, या तो रट ले उसको, ठीक है, या तो उसको रट ले और उसके मतलब कि हर एक अपने आप को खाली उसी के हिसाब से मोड़ तोड़ दे जो उसने ट्रेनिंग में देखा है। ठीक है, मतलब कि उसने ट्रेनिंग में देखा कि भाई दुनिया में खाली डॉग्स और कैट्स होते हैं, कोई तीसरी ब्रीड का कोई एनिमल होता नहीं है। तो उसने हर चीज को बस सीखना शुरू कर दिया ट्रेनिंग में, मतलब कि खाली डॉग्स या कैट्स ही हो सकती है उसकी ब्रीड। दूसरे में कि नहीं, डॉग कैट और बाकी ब्रीड्स भी होती हैं जिसको वो अननोन करके कुछ कर सकता है। और तीसरे में वो कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता है, कुछ भी दे दो वो एक ही चीज देगा। तो यहां पर जो ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग है वो डिसीजन बाउंड्री का है। अगर हम k इक्वल टू 1 में देखें तो ये बाकी किसी से कुछ मतलब ही नहीं रखता है, ये अपने आप को सही करने के लिए। देखो हमारा क्या मशीन लर्निंग में होता क्या है कि वी लर्न फ्रॉम डेटा, ठीक है, एंड वी वांट टू परफॉर्म बेटर ऑन अनसीन डेटा। जो देख लिया उससे सीख लो और जो नहीं देखा है उसके ऊपर अच्छे से परफॉर्म करो, तभी आपकी एल्गोरिथम सक्सेसफुल कहलाएगी, तभी आपका मॉडल सक्सेसफुल कहलाएगा। क्योंकि ऐसा अगर आप ऐसा करोगे कि आपने सीख लिया लेकिन आप जैसे ही दुनिया में गए, जैसे आपने मान लो कि ट्रैफिक सिग्नल आइडेंटिफिकेशन का कर लिया, मॉडल बनाया, आपके पास जो डेटा था उससे आपने सीख लिया, बट जैसे ही आप रियल वर्ल्ड में गए वो फेल हो गया, तो कोई फायदा नहीं है उस मशीन लर्निंग करने का। तो जो हमारे पास है उससे हम सीखना चाहते हैं, वी वांट टू परफॉर्म बेटर ऑन अनसीन डेटा। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर जब k इक्वल टू 1 है तो उसे बाकी किसी ऑब्जेक्ट क्लास से मैटर नहीं करता है, वो खाली अपने आप को सही करने के लिए, ट्रेनिंग डेटा में अपने आप को सही करने के लिए कि ट्रेनिंग डेटा में उसकी एक्यूरेसी परफेक्ट आ जाए। यहां पर इसकी एक्यूरेसी आ जाएगी 100%। क्यों? क्योंकि इसने हर क्लास को, हर सर्किल और क्रॉस को एक डिफरेंट साइड में किया हुआ है। तो इसकी ट्रेनिंग डेटा एक्यूरेसी आ जाएगी 100%। यहां पर जब k इक्वल टू 3 है तो इसकी एक्यूरेसी आ जाएगी 70। क्यों? हाँ ठीक है 94 93 94% आएगी। ठीक है, मतलब अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है बट आप निकाल सकते हो। और यहां पर तो कोई मतलब ही नहीं है, यहां पर मान लो आ गई उसकी 10% आ गई। तो यहां पर 100 आ रही है, यहां पर 10% आ रही है। इस वाले केस में क्या होगा? इस वाले केस में जब हम लोग उसे फिट करा रहे हैं, जब हम उसे ट्रेनिंग करा रहे हैं, तब तो 100% आई, बट क्योंकि इसने बाउंड्री इतनी स्ट्रिक्ट बना रखी है, अब ये देखो यहां पर बाउंड्रीज एकदम स्ट्रिक्ट है कि अब यहां पर अगर यहां पर सर्किल आ जाएगा तो इसके लिए क्रॉस हो जाएगा, या फिर यहां पर अगर क्रॉस आ जाएगा तो इसके लिए सर्किल हो जाएगा। तो इसलिए जहां पर बाउंड्रीज, डिसीजन बाउंड्री मेरी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वहां पर मैं ट्रेनिंग डेटा, हमारी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा आ जाती है। लेकिन जब हम रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो इस इतनी टाइट बाउंड्री की वजह से हम फेल हो जाते हैं। तो यहां पर ट्रेनिंग की एक्यूरेसी आपकी आ गई 100%, बट यहां पर टेस्टिंग की आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी
50 या 60%। ठीक है, इस केस में आपकी ट्रेनिंग भी 10%, टेस्टिंग भी 10%, और इस केस में आपकी ट्रेनिंग की 94% है। ठीक है, बट टेस्टिंग में भी आपकी ऑलमोस्ट सेम आने लगेगी, मतलब कि आप 90 से 94%। तो मेरे लिए कौन सा मॉडल यूज करना सबसे बेटर है, लेफ्ट वाला, बीच वाला या राइट वाला? सर k=3 बीच वाला। k=3, क्योंकि इसमें जैसा मैं ट्रेन कर रहा हूं वैसा ही मैं रियल वर्ल्ड में भी परफॉर्मेंस पा रहा हूं। तो मुझे पता है कि जो मैं ट्रेनिंग करा रहा हूं वो ठीक करा रहा हूं, मैं जो सिखा रहा हूं एल्गोरिथम को वो ठीक सिखा रहा हूं। इस केस में मेरी ट्रेनिंग में तो 100% एक्यूरेसी आ गई, लेकिन जब रियल वर्ल्ड में जा रहा हूं तो मैं फेल हो जा रहा हूं, और इस केस में तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हम जितनी हमारी ट्रेनिंग में एक्यूरेसी आ रही है, अगर उतनी ही टेस्टिंग में आ रही है तो हमारा मॉडल है वेल फिट। ठीक है, ट्रेनिंग में ज्यादा आ रही है, टेस्टिंग में कम आ रही है, तो ये हो जाता है ओवरफिट, और किसी में कुछ नहीं हो रहा है तो इसे हम लोग कहते हैं अंडरफिट। इसको दूसरे तरीके से ऐसे देख लो, अगर उसने ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से एकदम अपने आप को एकदम कह दे कि नहीं ट्रेनिंग डेटा ही मेरा भगवान है, तो वो ओवरफिट करेगा। अब यहां पर मेरी एक्यूरेसी उतनी खास नहीं है, 94% है, लेकिन जो मैं यहां देख रहा हूं उसी को मैं रियल वर्ल्ड में देख रहा हूं, तो मेरे लिए ये मॉडल बेटर है, ये वेल फिट है, और जिसमें तो ना ट्रेनिंग में आ रही ना टेस्टिंग में आ रही है उसे कहते हैं अंडरफिट। तो हम हमेशा चाहेंगे कि हमारा मॉडल इस तरह से आए, इस तरह से ना आए, इस तरह से ना आए। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, यहीं पर मेरे सामने रूल बन गया कि अगर ट्रेनिंग ज्यादा है टेस्टिंग से तो ये हो गया ओवरफिट, अगर ट्रेनिंग ऑलमोस्ट इक्वल है टेस्टिंग के तो ये हो गया वेल फिट, और अगर ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों ही लेस देन है, वेरी बैड, तो ये हो जाएगा मेरा अंडरफिट। क्योंकि इस केस में अगर आप देखोगे तो वो कुछ सीख ही नहीं रहा है, जो मेजॉरिटी है उसी को दे रहा है, जो मेजॉरिटी है उसी को दे रहा है, तो कुछ सीख ही नहीं रहा है। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं बायस और वेरिएंस ट्रेड ऑफ। यहां पर वेरिएंस ज्यादा होता है, यहां पर बायस ज्यादा होता है। बायस किसकी तरफ है, मेजॉरिटी क्लास की तरफ है।